ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। रोशन राह उसकी है जो उसकी मर्ज़ी पर चलता है। प्रोग्राम रोशन राहें के साथ मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान मीना परवेज़, और आज हमारे साथ जो दो साथी मेहमान हैं, एक का ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से और आप हैं वक़ार आतिफ़, और हमारे दूसरे मेहमान हेड मास्टर हैं, ये हैं शारून रशीद और वक़ार आतिफ़। हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। वक़ार आतिफ़, आप स्टेनोग्राफ़र हैं। वक़ार आतिफ़, ये स्टेनोग्राफ़र से क्या मुराद है? स्टेनोग्राफ़र जो है वो ग्रेड 16 की पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। इसमें आपको शॉर्ट हैंड करनी पड़ती है, एक स्किल है, एक सब्जेक्ट है। तो काम की डिस्क्रिप्शन इस तरह होती है कि अदालत में आप जज साहब के साथ होते हैं, जिस तरह पीए, तो वो आपको जो अंग्रेज़ी में डिक्टेशन देते हैं, जो फ़ैसले होते हैं अदालत के, तो उसको आपने शॉर्ट हैंड में टाइप लिखना होता है, डिक्टेशन जिसे कहते हैं। तो बाद में उसको शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में टाइप करके फ़ैसले को देना होता है जज साहब को। ये तो हुई वक़ार आतिफ़ के काम की तफसील, और शॉर्ट हैंड राइटिंग क्या होती है ये भी अभी इनसे जानेंगे। पहले बात कर लेते हैं हम शारून रशीद से। शारून, आप इतनी छोटी सी उम्र में हेड मास्टर के ओहदे पर फाइज़ हैं, तो कहाँ तैनाती आपकी? मैं सरगोदा में मेरी पोस्टिंग है। रिहाइश मेरी फैसलाबाद में ही है, लेकिन उधर पोस्टिंग हमारी हुई थी तो NTS वगैरह के वो सारे प्रोसीजर के बाद फिर सरगोदा में पोस्टिंग हुई थी। तो इतनी जल्दी आपने इतनी सारी जो मरहले हैं कैसे तय कर लिए? उस टाइम मैं MPhil कर रहा था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और उस टाइम फिर अनाउंस हुई थी सीट्स हमारे एज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो उन सीट्स पे अप्लाई किया, पूरा प्रोसीजर से गुजरे, टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, फिर उधर सीट पे सिलेक्शन हो गई और उसके बाद फिर उधर पोस्टिंग हो गई। हेड मास्टर होना क्या होता है? हेडमास्टर होना प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रिंसिपल। हमारे डिपार्टमेंट का ये नॉमेनक्लेचर है। अब मेरा स्कूल जो है वो एलिमेंट्री स्कूल है और उसका मैं प्रिंसिपल हूँ, यानी कि वो एलिमेंट्री स्कूल यानी कि मिडिल स्कूल, यानी नर्सरी से 8th क्लास तक। तो आपकी जिम्मेदारियों में वो सारे बच्चे आते हैं जो नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक जी के हैं। बिल्कुल। और सरगोदा में आपकी जी पोस्टिंग बिल्कुल, है, सरगोदा में। और आप यहाँ से वहाँ जाते हो खिदमत सर हाँ अंजाम जी देते बिल्कुल। हैं। हम बात कर रहे थे वक़ार आतिफ़ शॉर्ट हैंड की। जी जी आप जल्दी से कुछ ना कुछ नोट कर लेते हैं, जी जी। तो वो आपकी अपनी ज़बान होती है या कोई ख़ास सीखनी पड़ती है? ये सीखनी पड़ती है, जैसा मैंने पहले आपको कहा, ये एक स्किल है, महारत है एक। इसका जस्ट लाइक इंग्लिश है ना, उसके अपने कॉन्सोनेंट होते हैं, इसके भी अपने कॉन्सोनेंट होते हैं, उसके हवाले से फिर उसको लिखा जाता है। ये जैसे बेसिकली, आप अलामात नोट कर लेते हैं। हाँ जी, इसको कहा जा सकता है एब्रीविएशन, इसका मतलब है एब्रीविएशन, शॉर्ट हैंड का मतलब। लेकिन इसमें ये होता है कि इसके अपने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अपनी इसके जो है वो पूरा एक है, जिसे क्या कहते हैं, रूल्स। इस तरह अंग्रेज़ी के रूल्स होते हैं, उस तरह ये लिखी जाती है। बेसिकली ये आवाज़ का मजमून है, आवाज़ को आपने सुन के लिखना है। आवाज़ कोई भी दुनिया में हो, आप उसे शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। और जो आप लिखते हैं उसे आप खुद ही पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ सकता है? नहीं, इसमें डिफ़र करता है। अगर तो आप उसे 100% इसके जो हैं रूल्स उसको फॉलो करके लिखेंगे, फिर तो कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन इसमें ये होता है, प्रैक्टिस में ये होता है कि बंदा जब प्रैक्टिस में जाता है आगे, तो हर डिपार्टमेंट की अपनी वो फ्रेजेस बन जाती हैं, कुछ कॉमन सेंस डेवलप हो जाती है, कुछ आपको वैसे ही अंग्रेज़ी के अतबार से पता चल जाता है कि ये फ़िक्रा जो है इस तरह मुकम्मल होगा। अगर आपको कुछ छूट भी जाता है डिक्टेशन के दौरान, कॉमन सेंस के साथ आप फिर उसको जज कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की आतिफ़ ने कि आपको उन इशारों को, उन ज़बानों को, उन आवाज़ों को समझना है, और फिर एक ज़बान जो तख्लीक पाती है वो ज़बान है जिसे वक़ार आतिफ़ इस्तेमाल करें।
शारून रशीद, आप हेड मास्टर हैं और अभी जिक्र कर रहे थे आतिफ अंग्रेज़ी ज़बान का, तो ये अंग्रेज़ी ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज आजकल के दौर की एक बेसिक नीड है, इसके बगैर सर्वाइवल ही नहीं है। क्योंकि आप जितने भी प्रोसेसेस देख रहे हैं, आप चाहे क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से, चाहे जॉब के लिहाज से, चाहे प्रोफेशन के लिहाज से, इंग्लिश लैंग्वेज का जो बहुत बड़ा रोल है। और यही वजह है कि इसकी जो प्रॉपर इसके सब्जेक्ट्स, प्रॉपर इसके टेस्ट और एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके बीच में से गुजर के जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है और इसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, इसको सीखना ज़्यादा चाहिए, आपको बोल चाल के हवाले से, लिखने के हवाले से। क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में लिखने के हवाले से भी और बोल चाल के हवाले में से भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जिसमें वकार साहब ने बताया कि वो जज साहब जो है, ज़ाहिर है वो जो डिक्टेशंस देते हैं वो इंग्लिश में देते हैं, तो उसके बाद ये उसे ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद वो ये नोटेशंस जो है काउंट करते हैं। तो ज़ाहिर है कि हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में, हर जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश अंग्रेज़ी ज़बान बहुत ज़रूरी है, तो ये तालिब इल्मों को इतनी मुश्किल क्यों लगती है? इसका मैं जो समझता हूँ या मैंने जो नोट किया है वो थोड़ा सा इन्वायरमेंटल फैक्टर आप कह सकते हैं आता है। अगर घर का माहौल या आपके जिधर रहते हैं उस जगह का माहौल आप वो जगह से जगह वेरी करता है। अब अगर कोई बैकग्राउंड लाइक पेरेंट्स हैं या वो बड़े हैं घर के, उनका अगर बैकग्राउंड ठीक है, वो इंग्लिश से ज़्यादा देर तक वाबस्ता रहे हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस उनके बच्चों पे भी ज़्यादा होता है। और ऐसे बच्चों को जो सीखने में या उसको कोप अप करने में उनको आसानी ज़्यादा हो जाती है। उसके बरक्स अगर देखा जाए कोई ऐसी फैमिली या जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड या ताल्लुक इंग्लिश लैंग्वेज या ऐसे एटमॉस्फेयर से थोड़ा कम रहा हो, उनको समझा जाता है कि उनको थोड़ी सी ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। इस मौजू पर तो बहुत सी बातें हो सकती हैं कि कौन सी ज़बान बोलें। बाज़ लोगों के लिए एक ही बहुत होती है और बाज़ बहुत सी ज़बानों में महारत। वकार, आप बताइएगा कि स्टेनोग्राफ़र होने के लिए क्या तालीम हासिल करनी है, कहाँ तक पढ़ना है? इसमें जो है ना डिफ़र करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पूरे पंजाब लेवल की ये सीट है, आपका डोमिसाइल जो है वो पूरे पंजाब में चल जाता है इस सीट के लिए। उसमें ग्रेड 16 होता है, तो ये वाहद पोस्ट है पूरे पाकिस्तान में या पूरे पंजाब में जो आपको मेरिट बेस पे मिलती है। देखिए, अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आती तो आपकी सिफारिश भी नहीं काम आ सकती, क्योंकि आपको जब डिक्टेशन लेनी नहीं आएगी, काम नहीं कर सकेंगे, तो आप नकारा है अदालत में। तो इसके अलावा अगर आप फेडरल में चले जाएं, उसमें अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो उस बेस पे आपको ग्रेड 14 में मिल जाती है। तो इसका जो कोर्स होता है, क्योंकि मेरे वालिद साहब इस काम के टीचर हैं, अपनी उनकी एकेडमी है पिटमैन शॉर्ट हैंड एकेडमी जाल पे, तो मेरा तो ये ख़ानदानी मजमून है, मतलब ये मेरे ब्लड में है। तो 6 माह का ये कोर्स होता है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 6 माह कोई भी पर्सन हमारी कम्युनिटी में से, मेल या फ़ीमेल, अगर इसको दे दे अपनी ज़िंदगी के, तो ये जॉब को लाजमी वो हासिल कर सकता है ऑन मेरिट ग्रेड 16 में सेशन कोर्ट में। बहुत खूब, और महारत की ज़रूरत है, दिलचस्पी होनी चाहिए। आपके साथ शारून क्या वाक़या हुआ कि आप हेड मास्टर बन गए? ये 2014 की बात है कि एमफिल कर रहा था मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिसे रन कर रही है अपार्ट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, तो उनकी तरफ से सीट्स अनाउंस होती हैं डिफरेंट स्केल्स में, लाइक 9 स्केल में, 14 स्केल में और 16 स्केल में। डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स होते हैं, लाइक ESE होता है, SC/SC होता है और SSE होता है। इसकी मैं थोड़ी वजाहत करता चलूँ। ESE होता है एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, SC/SC होता है सेकेंडरी एलिमेंट्री सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर और SSE होता है सीनियर सेकेंडरी एजुकेटर। अब इससे भी ज़्यादा तफसील हमें चाहिए होगी, तो फिर हाँ जी ज़रूर, अब वो आप कैसे बताएंगे? आप जो पूछेंगे उसकी मज़ीद डिटेल भी आपको बता दूंगा। तो इसमें फिर ऐसे ही इन तीनों स्केल्स की सीट्स आई थी, तो मैंने उन पे अप्लाई किया। इन सीट्स के लिए मैं बताता चलूँ कि क्वालिफ़िकेशन जो है वो कम से कम जो है ना मास्टर्स क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और इन मतलब किसी भी फील्ड में, लाइक कोई भी आर्ट्स की फील्ड है या साइंस की फील्ड है, उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए। और फिर आप अप्लाई करते हैं मतलब अपने रेलिवेंट फील्ड में, लाइक साइंस वाले साइंस की तरफ जाते हैं, कंप्यूटर वाले कंप्यूटर वाले पोर्शन की तरफ जाते हैं, आर्ट्स वाले आर्ट्स वाली फील्ड की तरफ जाते हैं।
तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अप्लाई करते हैं। इसी तरह मैंने अपने, क्योंकि मैं साइंस से मेरा बैकग्राउंड है, तो मैंने साइंस से अपना जो है अप्लाई किया। उसके बाद NTS के थ्रू ये हो रही थी, नेशनल टेस्टिंग सर्विस है जो कि टेस्ट कंडक्ट करती है, इसकी स्क्रूटनी की जाती है, कि स्क्रीनिंग की जाती है कि कैसे मतलब जो टेस्ट पे पूरे उतरते हैं उस मेरिट पे, तो फिर उसके बाद आगे प्रोसेस चलता है। टेस्ट दिया NTS का, तो टेस्ट क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ, और इंटरव्यू के प्रोसेस के बाद बनता है मेरिट। और मेरिट जो है, जो डिपार्टमेंटल हवाले से देखा जाए तो उसके भी काफ़ी स्टेप्स होते हैं, स्क्रूटनी करना, स्क्रीनिंग करना, और उसके बाद जो मेरिट जो उन्होंने फ़िक्स किया होता है कि इतने मतलब परसेंटेज को हम ये मेरिट दे के ये वाली सीट देंगे। उसके बाद मेरिट बनने के बाद सीट्स एलोकेशन होती हैं कि किस एरिया में कौन सी सीट खाली है, और फिर किस किस जगह पे किसको भेजना है। फिर वहाँ पे भी कंपटीशन होता है। फिर जिनकी परसेंटेज मेरिट ओवरऑल, जिसमें टेस्ट की, इंटरव्यू की परसेंटेज जिनकी हाई आ रही होती हैं, तो फिर उनको सीट्स एलोकेट होती हैं। ये तो हुआ आपके साथ कि आपको एक अच्छी रहनुमाई मिल गई और आपने फिर इस ओहदे के लिए आप क्वालिफाई हुए, आप इस पे अब तैनात हैं, सर्विसेज करें। बहुत से तालिब इल्म आपके पास आते हैं, उनके वालिदैन भी, और वो नहीं जानते कि किस तरफ जाना है, तो आप कैसे उनकी रहनुमाई करेंगे? इस वाले से मैं थोड़ा सा कैरियर काउंसलिंग के हवाले से मैं काम करता हूँ। फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में समर कैंप हर साल गर्मियों में एक जो आली जनाब पास्टर एमरिक जोसेफ की रहनुमाई में और सर आकाश मैनुअल साहब की रहनुमाई में हर साल ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसमें मैं इनको कैरियर काउंसलिंग के हवाले से मैं एक पोर्शन, एक सेगमेंट है वो, उसको कंडक्ट करवाता हूँ। और वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारा जो प्रोसीजर है और वो सारा जो सिलेबस है, उसको मैं उसमें कवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो स्पेशली हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी या यंगस्टर्स हैं उनको बताया जा सके कि कैसे उन्होंने अपने कौन सी मतलब पहले तो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कि क्या उन्होंने फ़ील्ड चूज़ की है, फिर आगे वो किन किन जॉब्स में कैसे जा सकते हैं और क्या क्या टेस्ट दे सकते हैं, और उसके बाद उनके टेस्ट सिलेबसेस क्या हैं और वो कहाँ से उन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर थोड़े से वक्त में आप देखने वालों को की कुछ रहनुमाई कर सकें तो क्या कहेंगे आप? मैं बताता चलूँ कि कुछ जो टेस्ट हैं वो इस तरह हैं कि पहले जो मेन टेस्टिंग सर्विस आज से कुछ साल पहले जो पाकिस्तान में चलती थी और अभी भी चल रही हैं, जो मेन बॉडीज़ हैं वो NTS यानी कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, FPSC यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, और PPSC यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। और NTS और जो FPSC हैं वो ऑल ओवर द पाकिस्तान टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और उनकी पोस्टिंग्स ऑल ओवर द पाकिस्तान, मतलब सारे जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनमें एलोकेशंस होती हैं। और जो जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि PPSC यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका ताल्लुक सिर्फ पंजाब प्रोविंस में है, और ये पंजाब प्रोविंस में जो सारी एलोकेशंस हैं जॉब्स की, ये उसको डील करते हैं। अब इनका आगे थोड़ा सा अगर फर्दर इसके बारे में डिस्कस किया जाए, तो जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, मुख्तलिफ स्केल्स के, लाइक ये 12वें स्केल से, 14वें स्केल से, 9वें स्केल से, 16 एंड हायर, उन सारे स्केल्स पे इनका जो है कंडक्शन जो है इन्हीं टेस्टिंग सर्विसेज के थ्रू होती है। यानी कि ये अपने सर्विस के टेस्ट लेते हैं और उसके बाद ये उनको जो है आगे कंटिन्यू करवाते हैं। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि इन इम्तिहानात को पास करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अभी ज़रूरत है एक छोटे से ब्रेक की। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम रोशन राही है और हमारे साथ मेहमान हैं वकार आतिफ जो स्टेनोग्राफर हैं और सेशन कोर्ट में खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, और हैं शारून रशीद जो हेड मास्टर हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने खूब जायज़ा लिया इस बात का कि नौजवानों को पढ़ने की ज़रूरत है ताकि वो आगे बढ़े। और आतिफ, वकार, जी आपने क्या क्या किया है कि अब इस खिदमत पर फाइज हैं? आपने बड़ी खूबसूरत बात की जो मैं करने वाला था कि तालीम जो है ना वो सबसे ज़रूरी है। पोस्टिंग या ओहदे
तालीम की वजह से ही मिल सकते हैं। तो मेरे दोस्त एक हैं, बड़ी खूबसूरत बात किया करते थे कि पंजाबी में कि जो मौजूदा हमारे लोग हैं मसीही लोग, उनके लिए है कि अद्धी रोटी खा लो पर बच्चे पढ़ा दो। तो मेरा एक ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था, तो मैंने बड़ी स्ट्रगल की है तालीम के लिए। तो मैंने अपने असातिज़ा से एक ही बात सीखी थी कि कभी भी आपने अपने माशी हालात को तालीम पे हावी नहीं होने देना। रुकावट नहीं बनने जी, देना, अपने बिल्कुल यानी सही। कि माशी हालात की वजह से अपनी तालीम नहीं छोड़ देनी। अगर आपके माशी हालात इजाज़त नहीं देते तो आप उसके साथ कोई पार्ट टाइम कोई काम कर लें, या जिस तरह छुट्टियाँ होती हैं उसमें आप कोई काम अपनी एजुकेशन के लिए सेविंग कर लें दाखिले के लिए। तो मैं इसी तरह मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद बहुत सी जॉब्स की, साथ अपनी स्टडी के जारी रखा। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही थी कि मैंने अपने वालिदैन पे बोझ नहीं बनना, अपनी तालीम को भी बोझ नहीं बनने देना। तो मैं उस खुदा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसका मैं ताबे रहा और उसकी वफ़ादारी में चलता रहा, और वो भी मेरे साथ बहुत वफ़ादार रहा है। अभी तक मैं देखता हूँ कि अपने डिपार्टमेंट में भी उसने मुझे संभाला हुआ है, वो मेरे साथ रहता है, मेरी परवरदिगारी करता है। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन की, बीकॉम किया। तो शॉर्ट हैंड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे घराने का मज़मून था। तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, टेस्ट दिया। चनियोट मेरी पहले पोस्टिंग हुई थी, मैंने 3.5 साल उधर काम किया। फिर इधर ओपन मेरिट पे अप्लाई किया, फैसलाबाद में वैकेंसीज़ आई तो इधर मैं सिलेक्ट हो गया। तो अभी मुझे ग्रेड 16 में हूँ। तो 10 साल बाद, ये जो साल है इसके 11वें मंथ में मुझे 10 साल पूरे हो जाएंगे इस डिपार्टमेंट में, फिर मेरा 17 ग्रेड हो जाएगा। तो मैं हमेशा ही खुदा उनके नाम की गवाही देता हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि गैर कौमों में जब भी काम करूँ तो खुदा का जो है वो सदाकत और खुदा का जो जलाल है मुझसे ज़ाहिर हो। और मैं समझता हूँ कि वो जिसमें मेरी कोई नहीं है बढ़तड़ी, कि मैं शायद ईमानदारी से काम करता हूँ, ये समझता हूँ कि खुदा का हाथ मुझ पे है, वो मुझे बताता है, वो मेरी रहनुमाई करता है। तो मौजूदा दौर में मैं महसूस करता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो खुदा के कलाम पे कम ध्यान है उनका, उसको पढ़ने में, उसको सुनने में या उस पर अमल करने में। तो मेरा मैसेज नौजवानों को यही है कि आप खुदा के साथ वफ़ादार रहें। कलाम में बड़ी खूबसूरत आई था कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी, फिर सब ज़रूरतें पूरी होती जाएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा की रास्तबाजी और बादशाह की तरफ बढ़ें, कलाम को पढ़ें, उस पर बिलीव रखें। मतलब हम बीइंग क्रिश्चियन, हम शायद ना खौफ का शिकार रहते हैं कि बीइंग क्रिश्चियन होना हमें कोई कामयाबी नहीं दिला सकता। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने ईमान में अगर मजबूत होंगे तो खुदा जो है आपकी रहनुमाई आपके लिए राह तैयार करेगा। बिल्कुल सही कहा, आप अपने ईमान में मजबूत रहें, उसका फ़ज़ल हमारे लिए है और वो काम करता है। शारून रशीद, क्या समझते हैं कि नौजवान क्यों पीछे हैं? क्या तालीम की कमी है? जी बिल्कुल, जो मैं इस चीज़ को फील कर रहा हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी में यंगस्टर्स हैं, इनका फोकस एजुकेशन से थोड़ा हट चुका है। अगर फोकस एजुकेशन पे होगा तो फिर उसके बाद सब कुछ हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल अगर ये एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे उस तरफ, तो फिर किसी भी तरह की कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला जो एम या टारगेट है वो अच्छी क्वालिफ़िकेशन है और अच्छी एजुकेशन हासिल करना है। अब अमली ज़िंदगी शुरू करने के लिए तालीम के कितने सालों का इंतज़ार करना है एक सनद की खातिर? इसकी अगर बात कर रहे हैं तो देखें, अमली ज़िंदगी यहाँ मैं अगर कहूँ कि बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ जब स्टार्ट हो जाती है तो वो हम इंटरमीडिएट के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैट्रिक के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर देखा जाए ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन ली जाए या उससे थोड़ा एक्स्ट्रा किया जाए या थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डाली जाए तो उसका जो पे ऑफ है वो भी एक्स्ट्रा ही मिलेगा। लाइक जितनी कोशिश करेंगे उसका उतना ही आपको अजर मिलेगा। तो मेरा मशवरा तो यही होता है कि एटलीस्ट हमारे जो क्रिश्चियन यंगस्टर्स हैं वो एटलीस्ट जो है मास्टर्स तक एजुकेशन अपनी ज़रूर कंप्लीट करें, और उससे पहले अपना फोकस डेविएट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक कह रहे हैं ना शारून? मेरे ख्याल में शरून भाई अपने जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी ठीक है। मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि अगर आपके, मैं जैसे मैंने पहले बयान किया कि अगर आपका माशी हालात ठीक नहीं है, इजाज़त नहीं दे रहे, तो आप कैसे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं? आप कोई जॉब कर सकते हैं साथ साथ, मतलब अपना फोकस जो है, जिस तरह ये कह रहे हैं कि मास्टर डिग्री आपको फोकस रखना चाहिए, वो आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन उसको एक्वायर अर्निंग करने के लिए आपको साथ साथ मेहनत करनी चाहिए। हमने देखा है कि बहुत से तालिबे इल्म जो हैं वो ट्यूशन्स पढ़ाते हाँ हैं जी बिल्कुल। अपनी अब मैं आपको फीस पे करने। जी जी मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने अपनी जॉब के साथ मतलब LLB की डिग्री हासिल की, साथ मैं जॉब करता था, और साथ मैं जॉब के वसीला से मैंने एडमिशन ले लिया LLB में। 3 साल का कोर्स है, लॉ की डिग्री, ग्रेजुएशन इन लॉ, तो मैंने वो मुकम्मल किया। तो मेरे ख्याल में कि जिस तरह हमारे सोशल है स्टेटस लोगों का, हर एक के पास ये नई फैसिलिटी होती कि वो पहली क्लास से लेकर मास्टर तक मतलब कि मुसलसल पढ़े, बीच में ब्रेक की ज़रूरत होती है, क्योंकि माशी हालात ऐसे नहीं होते कि वालदैन जो है, मतलब बात के साथ गुड लक ये होती है कि वो अकेले होते हैं, बेटे या बेटियां 2 होते हैं फैमिली मेम्बर, लेकिन जिनके ज़्यादा बहन भाई होते हैं वालदैन को सब पे फोकस करना होता है। तो फिर औलाद पे ये या बच्चों पे या नौजवानों पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने ख़ुद अपने गोल सेट करने हैं। तो मेरा यही मैसेज है नौजवानों को कि अपनी तालीम के साथ साथ अगर आपके माशी हालात ये इजाज़त नहीं देते कि आप अपनी तालीम को जारी रख सकें, तो आपको अपने सर पे मतलब मेहनत करके बहुत सी जॉब्स हैं, बहुत से काम आप कर सकते हैं जिसके वसीला से आपको लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं और उसको अपनी तालीम पे खर्च कर सकते हैं। तो एट दी एंड वो आपको मल्टीप्लाई होके वापस ही मिलेगी। बिल्कुल। तो जो एक्सपीरियंस आप अर्न करेंगे वो भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत काम देगा। शारून, आप हेड मास्टर हैं, तो हेड मास्टर का अपना एक रोब दबदबा भी होता है, इसको कितना यूज़ करते हैं? देखिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जो मैंने सीखा है, हर चीज़ बैलेंस के साथ जो है चलाई जाती है, तब चीज़ें अच्छी रहती हैं। आप बिल्कुल रिजिड होके भी कोई काम नहीं कर सकते और बिल्कुल फ्लेक्सिबल होके भी कोई काम नहीं कर सकते। आपको रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस कायम करना ज़रूरी होता है, तब जाके आप जो है एक अच्छा इदारा या अपनी जो पोस्ट आप जो भी ज़िम्मेदारी रन कर रहे हैं वो आप फिर तब अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। तो दूसरों को ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना, वक्त पर आना, पढ़ाना, इसको कैसे मैनेज करते हैं? इसके लिए सबसे पहले खुद एक एग्जांपल बनना पड़ता है। लाइक अगर आप टॉप ऑफ द चेयर बैठे हैं तो तब आपको खुद देखना पड़ता है कि अगर आप खुद लेट जा रहे हैं, खुद अपने काम से स्किप कर रहे हैं, तब आप किसी के लिए एग्जांपल नहीं सेट कर सकते और ना तब आप किसी पे उंगली उठा सकते हैं कि आप ऐसा करें। जब तक आप खुद एग्जांपल नहीं सेट करेंगे, खुद टाइम पे नहीं जाएंगे अपनी क्लासेस या अपनी डेली रूटीन्स के जो आपके काम है, अगर जब तक आप वो खुद ठीक से नहीं करेंगे तब आप किसी को भी नहीं कह सकते कि आप ऐसा कर रहे हैं। फिर आपको करना पड़ता है। जी बिल्कुल। कोई तजर्बा बताएं। मेरा ये देखें कि 30 किलोमीटर्स दूर है स्कूल मेरे उधर रिहाइश से, तो ज़ाहिर है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए पहले टाइम से उठना है, टाइम से तैयार होना है, टाइम से जाना है, ताकि मेरी कोशिश होती है कि अगर स्कूल 7:30 ओपन हो रहा है तो मैं 7 बजे या आधा घंटा पौना घंटा पहले जाके उन मामलात को देखना शुरू कर देता हूँ। और उसके बाद ज़ाहिर है कि आपके पास चॉइस नहीं होती, आप खुद लेट नहीं हो सकते। अगर आप खुद लेट जा रहे हैं और ख़ुद आप ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे, तो फिर आपके अंडर जो अमला काम कर रहा है फिर आप उनसे भी उस तरह काम नहीं ले सकते। आतिफ, आपके तजर्बात में भी तो आया होगा ना, कभी गलती हो जाए तो गलती के इम्कानात कम होते हैं। जी, वैसे तो कहते हैं पॉप सेड टूअर इज़ अ ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है। तो गलती होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। गलती माफ़ हो जाती है,
हम भी जब काम करते हैं बहुत सारी गलती हो जाती है, क्योंकि हमारा काम ही सारा टाइपोग्राफी का होता है। तो सम टाइम बंदा मूड में और में बैठा होता है तो गलती हो जाती है। तो लेकिन अगर आपके ऑफिसर को आपकी ईमानदारी पे पता है कि ये मुझे बिट्रे नहीं कर सकता, तो फिर वो गलतियाँ माफ़ कर देते हैं। तो मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं काम के दौरान, तो लेकिन गलती का ज़ाला हो जाता है, रेक्टिफिकेशन हो जाती है, लेकिन फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल, समझता धोखा नहीं होना धोखा चाहिए। नहीं होना चाहिए। शारून रशीद, आपसे भी यही जान लेते हैं कि तालिब इल्म भी तो लाड प्यार में कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं, तो फिर एक उस्ताद होते हुए आप सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखें, खुद भी क्योंकि स्टूडेंट रह चुके हैं, उससे उस लाइफ से खुद भी गुजर चुके हैं, इसलिए पता होता है कि बच्चों ने क्या गलती कर दी या किस मूड में या किस स्टांस में उन्होंने गलती कर दी। तो बिल्कुल मैंने जिस तरह आपको बताया कि जहाँ पे कभी सख्ती करने की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह माँ बाप होते हैं और टीचर का भी माँ बाप जैसा रोल होता है, तो माँ बाप सख्ती भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, तो इन दोनों के चीज़ों के बैलेंस में काम किया जाता है। इसी तरह क्लासरूम में जब सब्जेक्ट को लेने या किसी टीचिंग के हवाले से जाया जाता है, तो उनको अगर ज़रूरत पड़ती है कभी सख्ती करने की, तो वो भी की जाती है और प्यार से भी समझाया जाता है। अगर प्यार की ज़बान ना समझी तो फिर हाँ, दूसरी फिर थोड़ी ज़बान हो ज़रूरत पड़ती सकती है। है दूसरी ज़ुबान की, क्योंकि आपको पता है कि हर किस्म की लैंग्वेज यूज़ करना एक ऑब्लिगेशन हो जाता है। सही। हम पहुंच गए हैं आतिफ और शारून प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, और देखने वाले अब जानना चाहेंगे कि इस छोटे से वक्त में आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं। मेरा पैगाम ये है सब देखने वालों के लिए कि आपके बच्चे जो हैं, आप उनको जिस तरह बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं खुराक की, ये तो है, बच्चों को खाना तो देना है, इसके साथ साथ जो सेकंड होना चाहिए मेरे ख्याल में एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन के बगैर आप पाकिस्तान में, बीइंग क्रिश्चियन मैं ये बात कर रहा हूँ, आप अपना मुकाम नहीं बना सकते। अब हम अपनी एग्जांपल आपको देते हैं कि अगर हम जिस पोस्ट पे हैं, मतलब जजिस के साथ बैठ रहा है, कुछ लोग ख्वाहिशें रखते हैं कि एक जज के साथ मेरा ताल्लुक़ हो या मैं उसके साथ बैठूं, तो अगर हम तालीम याफ्ता ना होते तो शायद हम इन पोस्ट को हासिल ना कर पाते। तो तालीम बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं जो आखिरी बात करना चाहता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी में एक बहुत ही बड़ा जिसे कहते हैं सेटबैक है, वो है शॉर्टकट्स। हमारे लोग बहुत शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि किसी तरीके से कोई सिफारिश मिल जाए, कोई तलक मिल जाए या रिश्वत देकर हम कोई पोस्ट हासिल कर सके। तो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि ज़िंदगी में जो स्ट्रगल है या मेहनत है, उससे बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत खूबसूरत बात की, और तालीम का मकसद ये है कि बेहतर इंसान हो, बेहतर खिदमत करे। आप क्या कहेंगे शारून रशीद? जी, इसी बात को सेकंड करते हुए मेरा मैसेज क्रिश्चियन यूथ के लिए, क्रिश्चियन यंगस्टर्स के लिए, कि ये वक्त अब सीरियस होने का, नॉन सीरियसनेस का ज़माना नहीं रहा। कंपटीशन का दौर है और ये कंटिन्यूस स्ट्रगल है। अगर आप compete नहीं करेंगे तो इस मेन स्ट्रीम में पीछे रह जाएंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे। तो और ये अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कहूँगा इस चीज़ को कि ये सिर्फ एक कंपटीशन या एक रेस, सिर्फ 100 मीटर रेस नहीं है कि एक ही स्प्रिंट में भागें और बस ख़त्म। इट्स अ मैराथन, और इसमें आपको कंटिन्यूसली भागना पड़ेगा, कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली अपना फोकस रखना पड़ेगा। इसलिए अभी से अपने एम सेट करें, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें और उनके लिए वर्क शुरू कर दें और आप ज़रूर कामयाब होंगे। राह मौजूद है और उस पर दौड़ना है, मंजिल तक पहुंचना है। तो मंजिल की रहनुमाई दोनों साथियों ने की। हमारे साथ थे वकार आतिफ और शारून रशीद। इन दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, और आपका भी शुक्रिया कि आपने देखा प्रोग्राम रोशन राही। इसके साथ ही मीना परवेज़ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।